तो हेलो बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट 10 क्वेश्चन का सेट लेने जा रहे हैं। पिछले वीडियोस में हम लोग नेक्स्ट प्रीवियस 10 क्वेश्चंस लिए थे। अब इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट 10 क्वेश्चन का सेट लेंगे जो कि सैम्पल क्वेश्चन पेपर का है और जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप टर्म 1 का पेपर देने जा रहे हो तो सैम्पल क्वेश्चन पेपर को तो बिल्कुल बना के जाना, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट 10 क्वेश्चन का सेट को कंटिन्यू करते हैं। उसमें पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। इफ़ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 23/25 देन ए इज। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर ए स्क्वायर अगर आपको दे रहा है 23/25, तो अगर ए का वैल्यू निकालना सोचो तो ये प्लस माइनस अंडर रूट 23/25 होगा। तो भैया नीचे से ही ना 5 बाहर हो पाएगा, ऊपर तो 23 से कुछ बाहर थोड़ी हो पाएगा, लेकिन अंडर नीचे से क्या हो जाएगा 50-25, तो 5 बाहर हो जाएगा। तो एक्चुअल में अंडर रूट 23/5 में अंडर रूट जो 23 है वो रेशनल थोड़ी है, इरेशनल है ना। तो इसका मतलब ये जो नंबर होगा वो इरेशनल नंबर होगा, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ एलसीएम ऑफ x, 18 इज इक्वल टू 36 एंड एचसीएफ ऑफ x, 18 इज इक्वल टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो एक फार्मूला आप जानते होंगे कि दो नंबर का जो एलसीएम और एचसीएफ होता है उनका प्रोडक्ट उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स में x और 18 आएगा, यानी कि x इंटू 18 इज इक्वल टू इसका एलसीएम इन दोनों का और एचसीएफ का मल्टीप्लाई। तो एलसीएम आपका 36 है और इंटू में आप लिख दोगे एचसीएफ, तो ये 2 हो गया। तो x का वैल्यू के लिए क्या करना होगा, 18 का उधर, तो 36 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 18, तो ये 18 दूना के 36, तो 2 दूना के 4, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, कह रहा कि इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। जैसे ही बोला कि इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, तो एक आप राइट एंगल ट्रायंगल जरूर बना लें। तो राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया आप, दिस इज द 90 डिग्री। फिर इसमें बोला कि अगर ये बी पे राइट एंगल है, ये आपका ए हो गया, मान लीजिए ये सी हो गया, आप कहीं भी मान सकते हैं, यहाँ भी आप ए मान सकते हैं, यहाँ सी मान सकते हैं, लेकिन बी का जगह फिक्स हो गया बिकॉज ऑफ बी 90 डिग्री दिया है। फिर आगे बोल रहा है कि इफ़ 10a इज इक्वल टू √3। तो 10a अगर √3 दिया है तो आप ऐसा करो ना कि यही a मान लो, फिगर थोड़ा सा कंफर्ट रहेगा। वैसे कहीं भी मानो कोई दिक्कत नहीं है अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अगर 10a का वैल्यू आपको दिया हुआ है √3, तो ये तो क्लियर हो गया कि a कितना डिग्री होगा। दो तरीका से क्वेश्चन बना सकते हैं। पहला तरीका है कि a तुम्हारा हो जाएगा आराम से ये 60 डिग्री, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 30 डिग्री। सिंपल सी बात है, यानी कि एंगल ए अगर 60 डिग्री हुआ तो सी का 30 डिग्री होना जरूरी है, बिकॉज आपकी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ये 90 हो चुका है, ये 90 डिग्री हो चुका है, तो ये 60 है तो ये 30 होगा। तो आप बस ये क्या करो कि कॉस ए का वैल्यू पूछा है, मतलब ए की जगह पे आप 60 डिग्री रख दो, इंटू कॉस सी है तो सी की जगह पे आप 30 डिग्री लिख दो, और माइनस साइन ऑफ ए की जगह पे 60 डिग्री लिख दो, और इंटू साइन सी की जगह पे आप 30 डिग्री लिख दो, यानी कि आपका cos 60 डिग्री हो जाएगा 1/2 इंटू कॉस 30 डिग्री √3/2। वैल्यूज आपको याद होना चाहिए। साइन 60 डिग्री का वैल्यू आपका √3/2 और इंटू साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। तो फाइनली अगर आप देखो तो ये √3/4 आएगा और ये भी √3/4 ही आएगा। तो इस तरह से आंसर हो गया आपका 0। इस तरह से आपका आंसर हो गया 0, यानी कि ऑप्शन नंबर मत करो, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब इसी को मेथड 2 से देखो। मेथड 2 क्या है कि अगर ये आप √3 लिख रहे हो तो √3/1 लिख सकते हो, तो ये परपेंडिकुलर बाई बेस होगा, क्योंकि tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो तुम हाइपोटेनस निकाल सकते हो √p² प्लस b² के माध्यम से, और जब हाइपोटेनस निकल जाएगा तो आप देखोगे कि हाइपोटेनस तुम्हारा 2 आएगा। तो ये 2 हो गया, a के लिए ये √3 हो गया, ये 1 हो गया। अब तुम इसमें बारी बारी से, जैसे cos a है तो a के लिए बेस बाई हाइपोटेनस लिख लो, तो 1/2 हो जाएगा, और c के लिए cos c है तो cos भी तुम्हारा बेस बाई हाइपोटेनस ही होगा, लेकिन अब c के लिए होगा, तो c पे जब उंगली होगा तो बेस तुम्हारा √3 हो जाएगा, तो √3/2 होगा। तो यहाँ देखो √3/2 आया है, ये 1/2 आया है। फिर अगर साइन a लिखोगे तो साइन a होगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, लेकिन a के लिए, तो a के लिए परपेंडिकुलर √3, हाइपोटेनस 2, तो √3/2। और साइन c, तो c के लिए फिर परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि साइन थीटा तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस ही होगा, लेकिन अब c के लिए होगा, तो c पे जब उंगली रखोगे तो परपेंडिकुलर सामने जाएगा, तो 1 होगा, और हाइपोटेनस तो नहीं बदलेगा क्योंकि 90 डिग्री सामने रहता है, तो 1/2 होगा, तो ये 1/2 हो गया। तो इस तरह से दोनों सेम आया तो आंसर 0 हो गया, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है उसको समझने का कोशिश करिए, बहुत भी बेहतरीन क्वेश्चन है।
इफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC आर इन द रेशियो 1:1:2, मतलब दो एंगल इक्वल है। 1:1:2 का मतलब हुआ कि ये मत समझ लेना कि एंगल पहला 1 डिग्री है, दूसरा 1 डिग्री है, तीसरा 2 डिग्री है, तब 180 डिग्री कैसे होगा। कभी भी अगर रेशियो में अगर आपका एंगल दिया हो, कभी भी अगर आपका रेशियो में एंगल दिया हो, तो आप रेशियो के एंगल को ऐसे मान लेना कि आपको जो एंगल दिया है वो 1x पहला दिया है, 1x अगला दिया है और 2x अगला दिया है, क्योंकि आपको रेशियो 1:1:2 दिया था। तो x के रेशियो में मानो, ठीक है, 1x 1x 2x। अब एक प्रॉपर्टी तो जानते हो कि तीनों एंगल का जो सम होगा एक ट्रायंगल का वो 360 डिग्री होता है। तो 1x 1x 2x कितना हो जाएगा तुम्हारा, 1 और 1 2 और 3 2 और 2 4x, तो 4x है ना, 2 1 3 1 4 इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा 45 डिग्री। 180 डिवाइडेड बाई 4 होगा, तो अब इसको डिवाइड करके देखोगे तो ये 45 डिग्री आएगा। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि x का वैल्यू अगर 45 डिग्री हो गया तो ये भी 45 डिग्री हुआ, ये भी 1x ही है तो ये भी 45 डिग्री हुआ, और 2x का मतलब दुगना, तो 45 दूना 90 डिग्री, यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये कंफर्म हो गया। और आगे बोल रहा है कि द लार्जेस्ट एंगल बीइंग एंगल C, तो लार्जेस्ट एंगल तो हमारा 90 डिग्री ही है ना, तो इसका मतलब एक राइट एंगल बनाना पड़ेगा आपको, और राइट एंगल जो है जहाँ पे है वो आपको C बनाना होगा, क्योंकि वही लार्जेस्ट है। अब A और B आप दूसरी जगह बना लो, यानी कि आप A यहाँ पे बना लो और B वहाँ बना लो, ठीक है। यहाँ पे आप क्या बना लो, A बना लो और यहाँ पे बना लो आप B, ठीक है। अब ये 45 डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री हो गया और ये 90 डिग्री हो गया। अब जरा देखो, दो तरीका से फिर क्वेश्चन बना सकते हैं कि अगर आपका सेक A है तो A का वैल्यू 45 डिग्री है, यानी कि सेक 45 डिग्री, फिर कोसेक B है तो B का वैल्यू कितना है, वो भी 45 डिग्री है, तो कोसेक 45 डिग्री माइनस tan A का वैल्यू, तो A का वैल्यू कितना है आपका एंगल A का, तो tan 45 डिग्री, और कॉट ऑफ B, तो कॉट ऑफ B का भी वैल्यू 45 डिग्री ही है। तो आप वैल्यू प्लग इन करो, सेक 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री का उल्टा, और कॉस 45 डिग्री 1/√2, यानी कि इसका वैल्यू √2/1। फिर कॉसेक, ये सॉरी कॉसेक था, कॉसेक 45 डिग्री साइन 45 डिग्री का उल्टा, और साइन 45 डिग्री 1/√2, तो ये भी √2, ठीक है, माइनस tan 45 डिग्री 1, कॉट 45 डिग्री 1, तो ये 1 1, ये भी कट के 1 ही आएगा, तो 1/1 माइनस 1/1, यानी कि 1 - 1 0 होगा आंसर, यानी कि ये आपका 1 - 1 क्या होगा, 0 होगा आंसर। तो अगर ये 0 हो गया आंसर तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपका वो कह रहा है कि द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाई अ सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस 0.7 मीटर इन रोलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 176 मीटर। द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन का मतलब हुआ कि एक व्हील था आपका, और एक व्हील का मान लीजिए कि हवा भरने वाला जगह यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे आप हवा भर रहे हैं यहाँ से। अब ये व्हील घूमता है, तो घूमने के बाद कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उसके बाद वापस से जब चक्का देखोगे आप तो वो चक्का का हवा भरने वाला पॉइंट वहाँ पे फिर से आएगा। तो अगर यहाँ से हवा मतलब भरने वाला है और एक पूरा रोलिंग घूमा इस तरह से चक्का घूमा, और घूमने के बाद फिर से अगर यही पॉइंट यहाँ पे आ गया तो हम कहते हैं कि एक पूरा रिवोल्यूशन हो गया, चक्का एक बार पूरी तरह से घूम गया। चक्का छोटा बड़ा बन गया है, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए वैसे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ सकते हैं कि दोनों इक्वल है ना, आपको समझना है केवल। तो एक पूरा रिवोल्यूशन होता है, तो एक पूरा रिवोल्यूशन में एक्चुअली कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, अगर ये कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में आपका आ गया तो क्वेश्चन बन गया। एक पूरा रिवोल्यूशन में अपनी जो परिधि है, इसका जो सरकमफरेंस है उतना वो घूमता है, क्योंकि यहाँ से अगर घूमना शुरू किया तो ये पूरा सरकमफरेंस घूम जाएगा तभी ना यहाँ आएगा। तो एक रिवोल्यूशन में एक पूरा सरकमफरेंस कवर करता है, तो इसका मतलब ये जो दूरी होती है एक रिवोल्यूशन की दूरी होती है, और वो एक रिवोल्यूशन की दूरी 2πr होगा, क्योंकि सर्कल का सरकमफरेंस ही उसका परिधि होता है, उसका सरकमफरेंस होता है, ठीक है। तो इसका मतलब 2πr डिस्टेंस में चलने में, 2πr जब डिस्टेंस चलता है तो एक पूरा रिवोल्यूशन को कंप्लीट करता है। तो अगर हम बोलेंगे कि 1 मीटर चलेगा या 1 सेंटीमीटर चलेगा, क्योंकि इसमें मीटर में ही दिया है, ठीक है। पहले तो चक्का का रेडियस लिखो, तो चक्का का रेडियस तुम्हारा जो है वो दिया हुआ है 0.7 मीटर, 0.7 मीटर, और जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो टोटल वो है 176 मीटर। तो इसका मतलब ये मीटर में है, तो 2πr अगर मीटर ट्रेवल करता है तो एक रिवोल्यूशन करता है, तो 1 मीटर करेगा तो कम करेगा, है ना। 2πr एक सरकमफरेंस होता है, तो उसके लिए वो एक रिवोल्यूशन किया है, तो 1 मीटर के लिए कम करेगा तो डिवाइड कर देंगे ऐसे,
और फिर अगर 176 मीटर टोटल ट्रेवल किया है तो 136 मीटर के लिए कितना रिवोल्यूशन कर देगा, 1/2πr इंटू 176, ठीक है। यानी कि आप फाइनली आप यहाँ पे कैलकुलेट करो, 1/2 हुआ और पाई का वैल्यू आप 22/7 लिखोगे तो ये 22/7 को आप ऊपर लिख दो, और रेडियस का वैल्यू तुम्हारा आया हुआ है 0.7, तो 0.7 यहाँ लिख दो, और इंटू में है 176 तो 176 लिख दो। अब बस काटने का देरी है, ठीक है। तो अब चलो काटते हैं, पहले 2 से इसको काटा जाए, तो 2 से काटोगे तो 2 8 16, 1 6 बचा, तो फिर 2 8 16। अब 22 का अगर हम 4 में मल्टीप्लाई कर दें तो 22 चौके 88 हो जाता है। फिर 7 का अगर 7 से काटे तो 0.1 बार में कटेगा, यानी कि आप कह सकते हो कि पॉइंट अगर 1 है तो ऊपर 10 बढ़ा देते हैं, पॉइंट को भूल जाते हैं, यानी कि ये 40। तो यानी कि 40 रिवोल्यूशन ये चक्का करेगा। अगर 176 मीटर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो ये चक्का कितनी बार घुमा होगा, 40 टाइम्स घुमा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं उसमें बहुत ही एक खास कॉन्सेप्ट यूज होगा, वो देखिए क्या है। कह रहा है कि इफ ट्रायंगल बिल्कुल ट्रायंगल ABC इज सच दैट AB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, CA इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। इफ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF एंड EF इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, देन द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF। तो सबसे पहले देखो AB BC CA तीनों लेंथ दिया है और ABC ट्रायंगल DEF के सिमिलर है, तो जैसे ही ट्रायंगल को सिमिलर बोला तो 2 ट्रायंगल, एक छोटा और एक बड़ा तुम बना दो। एक छोटा बना दिए ABC, इसमें सारा लेंथ दिया हुआ है, AB 3 है, BC 2 है और CA 2.5 है। फिर एक ट्रायंगल थोड़ा सा बड़ा बना दो, ठीक है ना, ऐसे ही, क्योंकि सिमिलर है तो थोड़ा छोटा बड़ा लगना चाहिए। तो DEF ऑर्डरिंग का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ABC में A पहले नंबर पे तो D इधर भी पहले नंबर पे, B दूसरे नंबर पे, ये समझ रहे हो, फिर C और फिर F। अब इसमें बोला है कि जो EF का लेंथ है, EF का वो 4 है, तो आप DEF का पेरीमीटर बताओ। इसका पेरीमीटर बोलता तो तीनों छोड़ देते सीधा, लेकिन पेरीमीटर इसका पूछ रहा है। तो अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो बराबर होते हैं, तो हम इस लेंथ को मान लेते हैं x और इस लेंथ को मान लेते हैं y। तो हम कह सकते हैं कि 3 का रेशियो अगर लेंगे तो x के साथ लेंगे तो 3/x होगा, और अगर 2 का रेशियो लेना होगा तो 4 के साथ लेंगे, 2/4 हुआ। फिर अगर 2.5 का रेशियो लेना होगा तो वो रेशियो लेंगे हम y के साथ। अब क्या करें, तो अब इसको सॉल्व कर दो पहले। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 3 चौके 12 और ये हो जाएगा 2 × x। तो अब 2 से इधर डिवाइड करो तो 2 छके 12, यानी कि x का वैल्यू तुम्हारा आ जाएगा यहाँ से 6। x का वैल्यू क्या हो जाएगा 6, थोड़ा नीचे कर दो तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा तुम्हारा 6। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे सॉल्व करते हैं इन दोनों को। अभी हमने इन दोनों को सॉल्व किया, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, y × 2 यानी कि 2y और इज इक्वल टू 4 में अगर 25 का गुना किया जाए तो 25 चौके 100 होता है। तो जब 25 चौके 100 करोगे तो ये 10.0 होगा, क्योंकि 1 दशमलव भी छुपा हुआ है 25 चौके 100 में, है ना, तो 10.0 होगा। तो y का वैल्यू 5 हो गया, क्योंकि 2 उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा, तो y का वैल्यू 5 हो गया। तो y अगर 5 हो गया और x यहाँ से 6 हो गया, तो इस ट्रायंगल का पेरीमीटर के लिए आपको तीनों को जोड़ना होगा। तो 6 और 4 10 और 10 और 5 15, यानी कि 15 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन फिगर इफ DE इज पैरेलल टू BC, जो आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, DE लाइन BC के पैरेलल है। फिर बोल रहा है कि AD इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, BD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, देन DE इक्वल्स। DE का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले ये देखो कि अगर ये साइड इस साइड के पैरेलल है तो हम कह सकते हैं कि ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, और ये एंगल इसके बराबर होगा, और ये ट्रायंगल दोनों ही ट्रायंगल में मौजूद है। यहाँ पे देखो सबसे बच्चा गलती क्या करता है, वो कहता है कि AD 3 है तो 3 लिख दिया, फिर BD तुम्हारा कितना है, B से D तक 4 है तो वो 4 लिख दिया, फिर BC क्या है 14 है 14 लिख दिया, और DE पूछ रहा है तो DE लिख दिया। अब गलती क्या करता है बच्चा कि वो लिखता है कि AD/DB इज इक्वल टू DE/BC करता है। ये गलत है, ये गलत है। अगर तुम थेल्स थ्योरम से भी लिखते हो तो थेल्स थ्योरम से केवल 2 साइड के बारे में लिखते हो कि अगर ये लाइन के पैरेलल है तो AD/DB बराबर AE/EC, लेकिन हमको तो DE/BC लाना है, तो इसमें हम लोग सिमिलैरिटी कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। और सिमिलैरिटी कॉन्सेप्ट में क्या होगा कि एक छोटा ट्रायंगल तुम्हें बनाना पड़ेगा ADE और एक बड़ा ट्रायंगल बनाना पड़ेगा तुम्हें ABC।
तो AD का लेंथ 3 दिया है और आपसे BC का लेंथ 14 दिया है, आपको AB का लेंथ नहीं दिया है। तो AB का लेंथ तुम्हें खुद सोचना पड़ेगा कि अगर AD 3 दिया है और DB 4 दिया है तो A से B तक पूरा क्या हो जाएगा, 7 होगा। ठीक है, क्या होगा, 7 होगा। तब जो है दोनों ट्रायंगल तो सिमिलर है, क्योंकि आपने क्या बोला था कि एंगल DB के बराबर है, तो D B के बराबर है, E किसके बराबर था, C के बराबर था, और A कॉमन था दोनों में, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर था। तो सिमिलर था तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होगा, मतलब कि AD का अगर रेशियो लोगे तो वो AB के साथ इक्वल होगा, ये गलत होगा। और अगर DE का रेशियो लोगे तो वो BC के साथ इक्वल होगा, DE अपॉन BC। और एक और लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। क्या लिख सकते हो, और AE है ना, AE अपॉन AC लिख सकते हो, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। AD 3 है, लिख दो। AB तुम्हारा कितना है, 7 है, लिख दो। DE तुम्हें निकालना था, ठीक है, और BC तुम्हें दिया है 14। तो अब क्या करो, DE बराबर निकालना है, 14 को इधर भेज दो। तो 14 को जब इधर भेजोगे तो ये कितना आ जाएगा, DE बराबर 14 गुने 3/7, यानी कि 3/7 गुने 14। तो काट दो, 2 7 14, सॉरी 7 दूना के 14, तो 3 दूना के 6, यानी कि DE का जो लेंथ हुआ वो 6 आया, यानी कि B ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने का 2 तरीका है, ठीक है। कह रहा है कि 4 tan बीटा इज इक्वल टू 3, देन 4 sin बीटा माइनस 3 cos बीटा अपॉन 4 sin बीटा प्लस 3 cos बीटा का वैल्यू क्या होगा। 2 तरीका है बनाने का। तरीका नंबर 1 कि tan बीटा बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, तो tan बीटा बराबर हो जाएगा 3 और बटे 4, क्योंकि 4 यहाँ पे इंटू में है, तो 4 को हम RHS में भेजेंगे तो वो डिवाइड में जाएगा, तो 3/4। अब अगर tan बीटा का वैल्यू 3/4 दिया है तो एक तरीका ये है कि अगर इसमें साइन कॉस दिखाई दे रहा है तो पूरी तरह से इसको 10 में कन्वर्ट कर लिया जाए, और 10 में कन्वर्ट करना आसान है, फिर मेथड 2 भी बताएंगे 10 में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जरा 10 को गौर से देखो आप, tan बीटा को तुम लिख सकते हो साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा, यानी कि अगर फार्मूला में हमको साइन बाई कॉस दिखेगा तो हम उसे tan लिख सकते हैं। तो यहाँ साइन दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करते हैं कि इसके डिनोमिनेटर में भी हम लोग डिवाइड करते हैं कॉस बीटा से, और इसके भी डिनोमिनेटर में हम डिवाइड करते हैं कॉस बीटा से, यानी कि इसमें भी दोनों में कॉस बीटा से डिवाइड करते हैं, यानी कि 4 sin बीटा माइनस 3 cos बीटा और डिवाइडेड बाई लिख देते हैं cos बीटा। फिर यहाँ पे 4 sin बीटा प्लस 3 cos बीटा और फिर डिवाइडेड बाई cos बीटा। अब क्या होगा कि ये cos बीटा इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, जाएगा ना। तो जब इसमें जाएगा तो साइन बटे cos 10 हो जाएगा, वहीं से देख रहे हो ना, साइन बाई cos। तो ये 4 इंटू में रहेगा और ये हो जाएगा tan बीटा। फिर माइनस ये cos इसमें भी जाएगा, तो cos बीटा कट के 1 हो जाएगा, तो ये केवल बचेगा माइनस का 3, और डिवाइडेड बाई यहाँ पे देखा जाए साइन बटे कॉस, फिर 10 होगा, यानी कि 4 tan बीटा, तो 4 tan बीटा, फिर माइनस है, सॉरी प्लस है, प्लस लिखेंगे, फिर cos बीटा फिर कट जाएगा, 1 हो जाएगा, तो केवल 3 बचेगा। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि डायरेक्ट tan बीटा तुम्हें दिया गया था 3/4, तो 3/4 यहाँ लिख दोगे, है ना, यानी कि 4 पहले से है इंटू tan बीटा का वैल्यू 3/4, फिर माइनस का 3 डिवाइडेड बाई 4 tan बीटा, तो 4 इंटू फिर से 3/4 और प्लस में 3, तो 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया, तो 3 में से 3 गया तो 0। अब बटे में 3 और 3 6 रहे, चाहे कुछ भी रहे, आंसर तो फाइनली 0 ही आएगा ना, यानी कि आंसर इस क्वेश्चन का 0 आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा इसका, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब इस क्वेश्चन का बनाने का मेथड 2 क्या है, सेकेंड तरीका क्या है। तरीका ये है कि आप tan बीटा को लिख सकते हो परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। तो अब परपेंडिकुलर बेस हो गया तो हाइपोटेनस तुम इस फार्मूला से निकाल सकते हो, p² प्लस b², तो ये 3² प्लस 4² करोगे तो 16 और 9 25, तो बाहर आ जाएगा 5, तो हाइपोटेनस आ गया 5। अब क्या करो कि साइन बीटा बराबर लिख दो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कॉस बीटा लिख दो बेस बाई हाइपोटेनस, और सारे वैल्यूज को रख के फिर कैलकुलेट करो, वहाँ से भी तुम्हारा आंसर 0 ही आएगा, अलग नहीं आएगा। तो दोनों मेथड आप सीख गए, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक वर्ड है जिसको कि आप नहीं जानते होंगे, और उस वर्ड को अगर जान जाइएगा तो बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि वन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशंस इज -5x + 7y इज इक्वल टू 2, द सेकेंड इक्वेशन कैन बी। 4 ऑप्शन दिया हुआ है आपको। तो सबसे पहले अगर डिपेंडेंट इक्वेशंस हैं इसका मतलब क्या होता है, जैसे ये इक्वेशन आपको दिया है, अगर इसी का डिपेंडेंट इक्वेशन बोले तो इसका मतलब होता है कि इस इक्वेशन में दोनों तरफ कोई फिक्स नंबर से गुना करके लाया गया इक्वेशन, इसी इक्वेशन से लाया गया इक्वेशन। मतलब जैसे कि हम कह दें कि इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए दोनों तरफ,
तो -5 2 10x प्लस 7 दूना के 14y प्लस में और ये 2 दूना के 4। ये एक क्या है, डिपेंडेंट इक्वेशन है इस इक्वेशन का। अब कोई बंदा 2 से गुना ना करके बल्कि 3 से गुना कर सकता है, तो 3 से गुना करेगा तो क्या होगा, -15x प्लस 7 3 जा 21y और इज इक्वल टू 3 2 जा 6। ये एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन आता है एकदम वही इक्वेशन को डिपेंडेंट इक्वेशंस कहते हैं, यानी कि कोइंसिडेंट लाइन, पहला लाइन और दूसरा लाइन भी वही हो जाए, कोइंसाइड लाइन, उसे ही हम लोग कहते हैं डिपेंडेंट इक्वेशंस। तो ये ऑप्शंस में अगर देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि अगर देखा जाए आपका सबसे पहले देखो बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है, ए ऑप्शन है 10x प्लस 10y, तो x और y दोनों का कोफिशिएंट प्लस है, जबकि हमारा इक्वेशन में x और y का कोफिशिएंट दोनों एक प्लस है तो एक माइनस है, तो ए ऑप्शन कट जाएगा। फिर आ जाओ बी ऑप्शन पे, तो बी ऑप्शन पे आओगे तो -10x मैच कर रहा है और फिर -14 है, तो दोनों माइनस है तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब सी ऑप्शन पे आ जाओ तो -10x प्लस 14y है और बराबर के उधर 4 है, तो अगर उधर से इधर लाओगे तो -4 होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी गलत है क्योंकि बराबर के इधर आने पे वो +4 दे रहा है। अब आ जाते हैं डी ऑप्शन पे, तो डी ऑप्शन में अगर हम ये कहें कि सारे चीज़ को हम उधर अगर ट्रांसफ़र कर दें तो 10x उधर जाएगा तो प्लस होगा, 14y उधर जाएगा तो -14y होगा, ठीक है, और -4, या फिर आप कह दो दोनों तरफ माइनस से गुना कर दो, डी ऑप्शन ही करेक्ट होगा क्योंकि आप माइनस से दोनों तरफ गुना करके देखो, माइनस से दोनों तरफ गुना करोगे तो ये 10x होगा और -14y होगा और बराबर के उधर -4 होगा, तो ये मैच कर रहा है 10x -14y इज इक्वल टू -4, यानी कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो प्रोबेबिलिटी का है और बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज चूजन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। कहा गया कि एक अल्फ़ाबेट जो होता है हमारा क्या होता है, अल्फ़ाबेट क्या होता है, ए से लेके जेड तक, ABCDEFGXYZ, मतलब टोटल ए से लेके जेड तक 26 लेटर्स होते हैं। तो ये 26 लेटर्स में से कोई भी लेटर एट रैंडम आपको सेलेक्ट करना है और बताना है कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि मैथमेटिक्स जो वर्ड लिखा हुआ है उसमें का कोई भी एक लेटर सेलेक्ट हो जाए, ठीक है। अ लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज चूजन एट रैंडम, यानी कि अल्फ़ाबेट के लेटर में से एक लेटर को सेलेक्ट किया गया, चूज किया गया। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, इस बात की क्या संभावना है कि इट इज़ अ लेटर, या एक लेटर हो ऑफ द वर्ड, एक शब्द का जो मैथमेटिक्स है। तो ज़रा सोचो कि मैथमेटिक्स में है क्या, MATHEMATICS। तो अगर ये मैथमेटिक्स वर्ड है तो अल्फ़ाबेट तो तुम्हारा केवल 26 ही दिया है, ऐसा तो नहीं है कि A 50 बार दिया है, B 50 बार दिया है, C 50 बार दिया है। आपको A को एक बार ही दिया है, B को आपको एक बार ही दिया है। तो ये लेटर का वर्ड सेलेक्ट होने के लिए अगर आपका उस अल्फ़ाबेट से M सेलेक्ट होता है तो भी, A सेलेक्ट होता है तो भी, T सेलेक्ट होता है तो भी, H सेलेक्ट होता है तो भी, E सेलेक्ट होता है तो भी, अब M नहीं लेंगे वापस क्योंकि M ले चुके हैं, A भी नहीं लेंगे, T भी नहीं लेंगे, I लेंगे, C लेंगे, S लेंगे, जो भी डिफरेंट है, इसमें से कोई भी वर्ड अगर हमको अल्फ़ाबेट में से आ जाएगा तो उस बात की प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। यानी कि नंबर ऑफ, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो इवेंट इस पूरे लेटर में से कोई भी आ जाएगा तो अल्फ़ाबेट में से हमारा मैथमेटिक्स वर्ड का एक लेटर आ सकता है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन तुम्हारे अल्फ़ाबेट तो 26 है, जब तुम अल्फ़ाबेट में से सेलेक्ट कर रहे थे तो कोई भी हमारे हाथ में आ सकता है। तो टोटल जो नंबर हुआ सैंपल स्पेस की वो 26 हुए। अब इसको काटो, 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी कि 4/13। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। बहुत सारा बच्चा क्या करता है, इस पूरे को गिन देता, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 11/26 ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट कर देता, जो कि गलत है ना, क्योंकि अल्फ़ाबेट में आपको ए से लेकर जेड तक एक एक ही लेटर दिए गए हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन लेने से पहले आपको हम ये क्लियर कर देते हैं कि इस वीडियो में हम लोग यही 21 क्वेश्चन तक रहने देते हैं। सैम्पल पेपर का ये 20 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया। अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है, जिसका लिंक आपको इस वीडियोज़ में मिल जाएगा, ठीक है। और प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज़ के लिंक मिलते हैं, तो एंड स्क्रीन में जब जाइएगा तो एंड बटन पर देख लीजिएगा। और वीडियोज़ अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन भी मिल पाए जब भी वीडियो में अपलोड करूँ। Thank you very much.